अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन इन लॉन्ग रन, दैट इज मॉनेटरी अप्रोच। अच्छा, मॉनेटरी अप्रोच क्या है, किस तरीके से चलेगी, अभी हम इसको देखेंगे। इससे पहले पिछली क्लास के अंदर हमने लॉन्ग रन की ही बारे में पढ़ा था, एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन के बारे में, लेकिन वो बेसिकली था परचेसिंग पावर पैरिटी से रिलेटेड, जिसमें हम रिलेटिव परचेसिंग पावर और हमने ये फाइंड आउट करा था और ये डिटरमिन करा था कि एक्सचेंज रेट जो है वो डिटरमिन करता है मुल्क की, दो मुल्कों की करेंसी पे, दो मुल्कों की इन्फ्लेशन रेट पे, सॉरी। तो जिसका इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा होगा तो दूसरी जो मुल्क की करेंसी है वो अप्रिशिएट होगी, और जिस कंट्री की इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा होगी उस कंट्री की जो करेंसी है वो डिक्रीज होती जाएगी। जितनी ज़्यादा उसकी इन्फ्लेशन होगी उतनी ही उसकी करेंसी डेप्रिशिएट होती जाएगी, ठीक है। और उसके अपोजिटली जो फॉरेन कंट्री है उसकी अप्रिशिएट होती जाएगी। ये हमने कंक्लूड करा था पिछली क्लास में। अच्छा, अब हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ें, क्योंकि वो जो हमने सारी डिटर्मिनेशन करी थी वो प्राइस से रिलेटेड थी, और रिलेटिव प्राइस को लेते हुए फिर हमने ओवर द टाइम चेंज निकाला था प्राइस का, फॉरेन कंट्री के प्राइजेस का और अपनी कंट्री के प्राइजेस का, और रिलेटिव पीपीपी परचेसिंग पावर पैरिटी को देखते हुए फिर हमने इन्फ्लेशन रेट्स निकाले थे, और उससे फिर हमने डिटर्मिन करा था कि एक्सचेंज रेट इन्फ्लेशन रेट से कैसे टिकर होता है। यहाँ पे उससे थोड़ा और हम आगे जाएंगे, और वो आगे जाना क्या है कि इन लॉन्ग रन एक्सचेंज रेट्स आर क्लोजली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ प्रोडक्ट प्राइस दैट वी नो। हमने पिछली वीडियो के अंदर यही समझा कि वो प्राइसेस से रिलेटेड होते हैं एक्सचेंज रेट्स, और जिसकी वजह से जो है फिर हमें बाद में पता लगा कि किस तरीके से एक्सचेंज रेट्स अफेक्ट होते हैं लॉन्ग रन के अंदर। बट व्हाट डिटरमाइंस द प्राइस लेवल, दिस इज द क्वेश्चन व्हिच वी हियर आंसर्ड। क्या मतलब वो इस बात का कि प्राइस लेवल जो है वो फिर प्राइस लेवल को कौन डिटरमिन करता है, क्योंकि हमने ये बात समझ ली कि प्राइस लेवल से एक्सचेंज डिटरमिन हो रहा है, बट व्हाट्स नेक्स्ट कि प्राइस लेवल कौन डिटरमिन करता है। तो इकोनॉमिस्ट का मानना है कि प्राइस लेवल जो है वो किससे डिटरमिन होता है, मनी सप्लाई से। यानी जितनी भी उस कंट्री में मनी सप्लाई होगी विद द गिवन मनी डिमांड, या जो भी मनी डिमांड हो रही होगी उसके हवाले से फिर आपके पास प्राइस लेवल डिटरमिन होता है मनी सप्लाई और मनी डिमांड के रिलेशनशिप से, जो कि हमने आगे लिखा है। तो बेसिकली क्या है, मनी सप्लाई जो है वो की है प्राइस को डिटरमिन करने का। एनालाइजिंग एक्सचेंज रेट कैन नॉट बी डन विदाउट कीपिंग इन व्यू एमएस एंड एमडी। एमएस और एमडी क्या, मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड। बिल्कुल ठीक कि एक्सचेंज रेट जो है अगर लॉन्ग रन में आप देखना चाह रहे हैं तो कभी भी उसको मनी सप्लाई और मनी डिमांड को व्यू में ना रखें तो कभी भी हम एक्सचेंज रेट को एनालाइज नहीं कर सकते। यानी मनी सप्लाई और मनी डिमांड ही वो है जो कि प्राइस को डिटरमिन करेगा, और उसके बाद प्राइस जो है वो फर्दर एक्सचेंज रेट को डिटरमिन करेगा। अच्छा, रिलेशनशिप बिटवीन मनी एंड नेशनल प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन रेट फॉलोज फ्रॉम द रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि मैंने नोट डाउन कर लिए हैं ताकि समराइज करके मैं आपको एक चीज़ समझा सकूं, जो कि टेक्स्ट बुक में या कहीं और अगर आप देखेंगे तो आपको एक बहुत ही लेंथी सेक्शन मिलता है इसका। अगर आप चाहें, और मैं तो खुद भी कहूँगा, क्या कहते हैं कि अगर आप लोगों को डीप में पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़ें, हो सकता है आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिले। लेकिन क्योंकि मैंने वो चीज़ पढ़ी और उसके बाद मैंने की पॉइंट्स निकाले, तो मैं आपको ताकि जल्दी से इसको समझा सकूँ और आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठ जाए मॉनेटरी अप्रोच का। अच्छा, मनी और नेशनल प्राइस लेवल का जो रिलेशनशिप है, यानी कि कितना मनी रिक्वायर्ड है, कितना क्या पैसा कितना है, और साथ ही साथ नेशनल प्राइस लेवल जो कि हमारा प्राइस लेवल होगा डोमेस्टिक, और या फिर उसको इन्फ्लेशन रेट कह लें। यानी इन्फ्लेशन रेट इस तरीके से कि जब आप चेंज देखेंगे प्राइस लेवल का तो वो इन्फ्लेशन रेट कहलाता है। वो किससे निकलता है, मनी सप्लाई और मनी डिमांड के रिलेशनशिप से। लाजमी सी बात है कि मनी सप्लाई और मनी डिमांड के जो गैप्स होंगे उसको देखते हुए प्राइस लेवल निकलता है, और फिर वही प्राइस लेवल जो है ये बता रहा होता है कि भाई आपको कितनी पैसा रिक्वायर्ड है अपनी ट्रांजेक्शन करने के लिए, क्या चीज़ करने के लिए, दूसरी चीज़ें। अच्छा, मनी डिमांड इज इक्वल टू द एनुअल टर्न ओवर ऑफ ट्रांजेक्शन रिक्वायरिंग मनी, जो मैंने अभी आपको पहले बताया पॉइंट में, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि देखिए मनी डिमांड क्या है। मनी डिमांड देखिए, अब आपको मैं समझाऊं कि लेट सपोज कि आपको ट्रांजेक्शन करनी है, आपको 100 रुपये की चीज़ लेनी है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल डेफिनेटली डिमांड सम मनी। अच्छा, यहाँ डिमांड का मकसद क्या है कि भाई आप पैसा होल्ड कर रहे हैं, आपको पैसा जो है वो चाहिए, ठीक है। किस लिए, आपको पे करना है, तो डिमांड फॉर मनी, ठीक है। यानी आपको पैसा चाहिए होगा, एसेट नहीं चाहिए होगा, क्योंकि पैसा यहाँ पर जो हम अभी इक्वेशन लेंगे वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज
बता रहा है कि मनी जो है वो एक्ट करता है सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आपने पैसा दे के उससे वो चीज़ ले ली, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहलाता है। अभी हम सिर्फ मनी का ये फंक्शन लेके आगे की इक्वेशंस में चलेंगे। तो बेसिकली मनी डिमांड क्या है? एनुअल टर्नओवर ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं पूरे वैल्यू जो है उन ट्रांजैक्शन की उतनी ही मनी डिमांड होगी। लाजमी सी बात है, मनी डिमांड तो हमारी कभी भी अगर उससे कम होगी तो फिर हम ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे? क्योंकि हमें ट्रांजैक्शन करनी है तो मनी डिमांड हमारी उतनी ही होगी जितने की एनुअल टर्नओवर ऑफ ट्रांजैक्शन होगा रिक्वायरिंग मनी। क्योंकि जितनी ट्रांजैक्शन है वो सारा पैसा चाहिए होगा और पैसे की वजह से हम उसको मनी डिमांड उसकी बराबर मतलब मनी डिमांड ही होगी, जो कि पैसा जो चाहिए वो मनी डिमांड के बराबर है। लाजमी सी बात है, मनी डिमांड ही पैसा है, पैसा चाहने का दूसरा लफ्ज है इंग्लिश में कहें तो। अ टर्नओवर दैट इज फेयरली प्रोक्सीड बाय द मनी वैल्यू ऑफ जीडीपी। बिल्कुल, अगर आप थोड़ा और सोचें तो मुल्क में अगर मैं कहूँ एक ब्रॉड सेंस में, तो जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं उनकी अगर मनी वैल्यू निकाल ली जाए कि भाई इतनी ट्रांजेक्शन हो रही है, इतना वॉल्यूम है ट्रांजेक्शन का, और उनकी मनी वैल्यू निकाल लो तो वो क्या बनेगा? वो आपका नॉमिनल जीडीपी बनेगा। क्यों? क्योंकि लाजमी सी बात है कि इतना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ और वही एज इट इज़ सारा का सारा प्रोड्यूस्ड। अगर हम ये इक्वेशन लें फुल एम्प्लॉयमेंट वाली और साथ ही साथ हम सेज लॉ भी लें, सेज लॉ क्या कहता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी जो भी चीज़ सप्लाई होगी वो ऑटोमेटिकली डिमांड में रिटर्न हो जाएगी, यानी जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो सारा का सारा कंज्यूम हो रहा है, सारा का सारा खरीदा जा रहा है। तो लाजमी सी बात है, अगर जब सारा खरीदा जा रहा है तो इट मीन्स कि जितना भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो क्या है, जितनी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं वो सब कुछ आप खरीद रहे हैं, तो वो सारा कुछ आपकी ट्रांजेक्शन में इंक्लूड हो रहा है। और उस सारी चीज़ों को खरीदने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, जो कि कहलाएगा मनी डिमांड। तो मनी डिमांड बेसिकली किसके बराबर हो गई? जितनी भी टोटल वैल्यू ऑफ जीडीपी हुई। ठीक है, ये बहुत क्लियर है। और इसीलिए ये इधर लिख देगा कि भाई वो टोटल एनुअल ट्रांजेक्शन जो है, एनुअल टर्नओवर जो है ट्रांजेक्शन का, वो क्या है? मनी वैल्यू ऑफ जीडीपी है। अब देखें, क्योंकि हमने मनी डिमांड की बात करी, क्योंकि हमने जीडीपी की बात करी, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है और वो कहलाती है ये एम डी इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई बाई पी मल्टीप्लाई बाई वाई। पी वाई क्या है? पी वाई आपका नॉमिनल जीडीपी, एम डी मनी डिमांड, एंड व्हाट इज के? के इज द प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मनी होल्डिंग एंड नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का कि देखें, मैं अगर आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं तो एक और इक्वेशन जो आपने शायद कभी पढ़ी हो क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी की, वो होती है एम बी इक्वल्स टू पी टी। पी टी भी होती है, और जब अगर आप उसको ब्रॉड सेंस में ले लें तो उसको आप पी वाई भी कहते हैं, एम बी इक्वल्स टू पी वाई। इसका मकसद ये होता है कि देखें, आपकी लेट सपोज जो ट्रांजेक्शन्स हैं या जो टोटल जीडीपी है वो है 1 लाख की, लेकिन जो आपका मनी, क्योंकि यहाँ पे जो एम है ये मनी सप्लाई होता है, तो जो आपकी मनी सप्लाई है, जो मुल्क में स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक ने जो मनी सप्लाई करी है वो है 10,000, यानी 10,000 के नोट्स छापे थे। तो अब इसको पूरा करने के लिए क्या होगा? वेलोसिटी। अब आप किस तरीके से निकाल सकते हैं वेलोसिटी कि v इक्वल्स टू 1 लाख अपॉन 10,000, और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 10। इसका मतलब कि जो पैसा जो कि इकोनॉमी में फेंका गया, जो इंजेक्ट किया गया 10,000 रुपये, उसने कितनी मरतबा चेंज हैंड किया? क्यों? क्योंकि देखा, ये लाजमी सी बात है भाई, मेरे पास 100 रुपये थे, मैंने एक चीज़ खरीदी और उसको 100 रुपये दिया और मेरी ये ट्रांजेक्शन पूरी हो गई 100 रुपये आई। जब उसके पास 100 रुपये गए तो उसने एक और चीज़ खरीदी, जबकि 100 ही रुपये थे जो मेरे थे, वही घूमे, दूसरी दफ़ा भी घूमे और दूसरी दफ़ा भी उसने कोई चीज़ खरीदी, यानी उन 100 रुपये से 200 रुपये की ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो यही इसका मकसद क्या हुआ कि मनी चेंज हैंड 2 टाइम्स, 1 टाइम एंड 2 टाइम। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे जो इसकी जो बात करी जाती है वेलोसिटी की, वो उसका मकसद ही ये होता है कि कितनी मरतबा सर्कुलेट होगा इकोनॉमी में ये 10,000, क्योंकि 1 लाख की ट्रांजेक्शन हो गई हैं और 10,000 जो है आपका पैसा है, 10,000 आपकी मनी सप्लाई है, तो इट मीन्स 10 टाइम जो है वो वही आपका 10,000 सर्कुलेट हुआ, जिसने टोटल इतने की ट्रांजेक्शन्स को कहने का कहते हैं, आपका इतनी की ट्रांजेक्शन्स को जो है वो अपना बेनिफिट किया, और इतनी ट्रांजेक्शन्स को जो है वो इस 10,000 की वजह से इतने की जो है वो ट्रांजेक्शन कर पाए पूरी इकॉनमी में। तो ये तो वेलोसिटी है। अच्छा, बिल्कुल इसी वेलोसिटी को अगर आप इस v को इधर ले आए तो ये बन जाएगा 1/v और ये हो जाएगा पी वाई, इस इक्वेशन को। ये 1/v ही एक्चुअली जो है वो आपका k बनता है, जो कि यहाँ पे लिखा।
अच्छा, अब इसका मकसद क्या हुआ, यहाँ पे तो ये सर्कुलेशन थी, जब ये 1/v बना तो 1/v, ये बात याद रखिएगा कि ये जो है ये इसकी वैल्यू यूजुअली जो है वो 0 से 1 के दरमियान होगी, ठीक है, 0 से 1 के दरमियान होगी मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। और बल्कि मेरे ख्याल में यूजुअली जो है वो 0 से 1 के दरमियान ही होती है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जो है वो या तो 1 होगी, और अगर तो वेलोसिटी 1 होगी तो यूं 1/1 1 ही हो जाएगा मैक्सिमम, और वेलोसिटी से यहाँ पर 10 है तो 1/10 जो है वो आपका 0.1 बन जाएगा। तो यूजुअली और 0 से 1 तक के दरमियान इसकी वैल्यू होती है के की, ठीक है। अच्छा, के क्या है? के जैसे मैंने आपको बताया कि देखें, अब इसका मकसद ये हो गया कि ये जो आपकी नॉमिनल जीडीपी है, क्योंकि हमने ऊपर बताया कि मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तरीके से ट्रीट हो रहा है, तो ये के जो है वो प्रोपोर्शनल है। किस तरीके से? कि भाई कितना जो है वो आपकी जीडीपी है और उसमें से आपका जो कितना आप प्रोपोर्शन जो है इस मनी डिमांड। अच्छा देखिए, एक और बात याद रखिएगा कि ये मनी डिमांड है। मनी डिमांड को अगर आप इसको और देखें फर्दर, तो ये मनी सप्लाई इस तरीके से बन जाएगी क्योंकि मनी डिमांड बराबर है मनी सप्लाई की। हमने यही एक एज्यूम करके चल रहे हैं, और एम्प्लॉयमेंट की भी जब हम बात करें तो वो भी आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट पे है, क्योंकि वाई जो है वो हम कहेंगे कि भाई फुल एम्प्लॉयमेंट पर है। इसकी भी मैं आपको अभी फर्दर और बताता हूँ। तो यहाँ जो है वो हम जो वाई की जब बात करते हैं तो वाई बेसिकली हम क्या ले रहे हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट है, यानी जितना भी आप, जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि जितना भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वही मैक्सिमम है, ठीक है, अपने आप फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है, और वही मैक्सिमम जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वही टर्न हो जा रहा है आपकी किसमें, आपकी टोटल आउटपुट जो है वो डिमांड भी हो जा रहा है। अच्छा खैर, मनी डिमांड जो है, क्योंकि मनी सप्लाई और मनी डिमांड बराबर है तो हम इसको मनी सप्लाई भी कहेंगे, लाजमी सी बात है। तो अच्छा, अब देखिए के यहाँ पे जो है, अगर हम मनी डिमांड की इक्वेशन के हिसाब से देख रहे हैं या मनी सप्लाई रखे हैं मनी डिमांड, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो लाजमी सी बात है दोनों में एक जैसे ट्रीट करेंगे दोनों को। तो अगर हम मनी डिमांड को ही देखते रहें तो ये जो है वो के क्या कहलाएगा, आपका कहलाएगा कि भाई कितना जो है वो नॉमिनल, एक तो पूरी मनी डिमांड वो सॉरी नॉमिनल जीडीपी हो गई, और नॉमिनल जीडीपी का जो प्रोपोर्शन है, मतलब कितना प्रोपोर्शन आपका जो है, क्योंकि देखें अगर ये पॉइंट ये वैल्यू होगी, क्योंकि मनी डिमांड लाजमी सी बात है जितना मनी सप्लाई है, जैसे यहाँ पे कह रहे थे मनी सप्लाई जो है वो 10,000 है, तो इट मीन्स ये भी 10,000 कह लें मनी डिमांड भी, तो इसका मतलब कि ये वैल्यू तो हो गई लाख। तो इसको अगर आप और फर्दर इसको बराबर करना है तो बराबर के लिए ये क्या होगा, ये एक प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप कहलाएगा, और इसका मकसद ये है कि इंसान अपनी नॉमिनल जीडीपी जितनी भी है उस सबको कैटर करने के लिए कि भाई कितने पैसे की ट्रांजेक्शन है उसके लिए वो कितना पैसा होल्ड करेगा, तो वो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप कहलाएगा कि भाई मनी डिमांड इतनी है लेकिन मेरी नॉमिनल जो मनी डिमांड है वो इंसानी कितनी है, और नॉमिनल जीडीपी, तो नॉमिनल जीडीपी के अंदर उसको जो है वो कितना पैसा होल्ड करना है, ठीक है, अपनी ट्रांजेक्शन्स करने के लिए, वो सारा जो है वो के कहलाता है। यानी अगर जैसे ही जीडीपी इंक्रीज होगी, और उसी तरीके से अगर जब जीडीपी इंक्रीज होती है तो लाजमी सी बात है आपकी दूसरी साइड के ऊपर इसको अगर आपको देखा जाए, अगर आप कहें कि भाई जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो इट मीन्स कि ये जो है ये प्रोपोर्शन, अगर मनी डिमांड जो है वो फिक्स रहती है तो लाजमी सी बात है आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, एम डी इक्वल्स टू इस पी वाई को नीचे ले जाएंगे तो ये के क्या हो जाएगा, अगर ये चीज़ जो है वो बढ़ गई, मतलब नॉमिनल जीडीपी अगर आपकी बढ़ गई और मनी डिमांड आपकी फिक्स रही, तो ये के क्या हो जाएगा, ये आपका के जो है ये और स्मॉल हो जाएगा, यानी और कम हो जाएगा। अगर जैसे कि नॉमिनल जीडीपी बढ़ती रही और मनी डिमांड आपकी वहीं की वहीं फिक्स रही तो आपका के जो है वो वैल्यू उसकी कम होती रहेगी। अच्छा, के जो है वो आपका एक कांस्टेंट अमाउंट कहलाती है, ठीक है। कांस्टेंट अमाउंट किस तरीके से, क्योंकि के जो आपका जो जो मेन पर्पस है वो पर्पस ये है कि के भी आपका कांस्टेंट होगा, और क्योंकि वाई आपका फुल एम्प्लॉयमेंट पर है तो वाई भी आपका कांस्टेंट होगा, यानी अल्टीमेटली क्या रिलेशनशिप बनेगा इस पी और इस मनी सप्लाई का। यही रिलेशनशिप हम अभी शुरू में बोल कर आए थे कि मनी सप्लाई ही प्राइस को डिटरमिन करता है, तो ये दोनों चीज़ें तो हो जाएंगी कांस्टेंट यूजुअली, ये के जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम कांस्टेंट ही रहता है, वाई फुल एम्प्लॉयमेंट पर है तो कांस्टेंट है। इट मीन्स मनी सप्लाई और प्राइस जो है वो आपस में इन दोनों का रिलेशनशिप है कि अगर कोई भी चीज़ बढ़ती है तो अल्टीमेटली दूसरी चीज़ को जो है वो सामने से बढ़ना पड़ेगा इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो ये आपकी मनी सप्लाई की एक हमने इक्वेशन बनाई, पहले ये मनी डिमांड की निकाली और उसके अंदर जो है वो हमने मनी सप्लाई को जो है वो किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करा, क्योंकि मनी सप्लाई और मनी डिमांड बराबर होती है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे,
अब ये तो देखें, ये तो हमने बात कर ली कि ये हमने एक इक्वेशन निकाली, और इस इक्वेशन का आखिरी तो मेन पर्पस है सबको समझाने का, ये सब बताने का। हमने बता दिया कि जी पी जो है वो प्राइस लेवल, वाई जो है वो आउटपुट हो गया, के जो है वो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप हो गया, कितना मनी होल्ड और नॉमिनल जीडीपी के अंदर, क्योंकि कितनी मनी डिमांड हो रही है, बंदा कितना मनी डिमांड करेगा, कितना मनी होल्ड करेगा। ये मनी डिमांड से हमें पता चल गया कि मनी डिमांड का मकसद यही है कि कितना मनी होल्ड करना है, और नॉमिनल जीडीपी कितना है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बेसिकली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है इन दोनों के दरमियान, ये के। ठीक है, तो के की वैल्यू होगी, क्योंकि इसको जब आप के से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बराबर हो जाएगा इससे। ठीक है, तो इसलिए ये प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन मनी होल्डिंग एंड नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, अच्छा इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो ये तो हमने एक कंट्री का निकाल लिया, लेट्स सपोज। अब देखें ये है डोमेस्टिक का टैलेंट, एम एस इक्वल्स टू के इंटू पी इंटू वाई। लेकिन इसी तरीके से एक फॉरेन कंट्री है हमारी, तो फॉरेन कंट्री का भी होगा मनी सप्लाई ऑफ फॉरेन कंट्री इक्वल्स टू के ऑफ फॉरेन कंट्री मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ फॉरेन कंट्री और मल्टीप्लाई बाय वाई ऑफ फॉरेन कंट्री। ठीक है, इसी तरीके से हमने दो निकालनी आपकी, ये मनी सप्लाई क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी भी कहते हैं इसको, हमने दोनों इक्वेशंस को निकाल लिया। अच्छा, जब हम अगर इन दोनों को कंबाइन करें, कंबाइन क्यों करें, जिस तरीके से हमने रिलेटिव पीपीपी में करा था कि प्राइस ऑफ डोमेस्टिक कंट्री और प्राइस ऑफ फॉरेन कंट्री हमने दोनों को डिवाइड कर दिया था, और बेसिकली हमें रिलेटिवली निकालना था दोनों का। तो हम इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो कंबाइन कैसी होगी कि बस हमारे बीच में ये एक लाइन आ जाएगी। ठीक है, इस लाइन को जरा मैं थोड़ा और क्लियर कर दूँ, जो मैंने लिखा है वो बहुत लिस्टेड हो गया, लेकिन अगर इसको हम तरीके से लिखना चाहें तो तरीके से हम सब इस तरह लिख सकते हैं कि एम एस ऑफ ओवर एम एस ऑफ फॉरेन इक्वल्स टू के ओवर के एफ और मल्टीप्लाई बाय पी ओवर पी एफ मल्टीप्लाई बाय वाई ओवर वाई एफ। अच्छा, अगर हम इसको ज़रा सा रीअरेंज कर लें इन टर्म्स को, और हम इस पी एफ को एक साइड पे ही रहने दें और बाकी सबको एक साइड पे ले जाएं, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा कि पी ओवर पी एफ इक्वल्स टू एम एस ओवर एम एफ फॉरेन कंट्री का, यानी मल्टीप्लाई बाय के एफ ओवर के मल्टीप्लाई बाय वाई एफ ओवर वाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब देखें ये टर्म यही रहेगी और ये टर्म इधर जाएगी तो ये इसका रेसिप्रोकल उल्टी हो जाएगी, के एफ ओवर के हो जाएगा, ये भी जब इधर जाएगी तो वाई एफ ओवर वाई हो जाएगा, और ये एज इट इज रहेगा तो हमने एज इट इज लिखा, और ये पी ओवर पी एफ ऐसे। अब अगर आप थोड़ा सा जहल लगाएं तो आपको एक चीज़ नजर आएगी कि ये पी ओवर पी एफ हमने पिछली वाली वीडियो में हमने निकाला था कि पी ओवर पी एफ क्या था, रिलेटिव परचेजिंग पावर पैरिटी थी हमारी पी ओवर पी एफ, और इसके क्या डिटरमिन कर रहा था ई, क्योंकि हमने ये चीज़ देखी थी कि प्राइस ओवर प्राइस ऑफ फॉरेन कंट्री या प्राइस ऑफ डोमेस्टिक कंट्री, इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे, जब हम एब्सोल्यूट और ये सब कुछ करते जा रहे थे, तो वो एक्सचेंज रेट के बराबर होगा। एक्सचेंज रेट ई क्या है, ई की क्या डेफिनेशन है मैं बार बार बताता हूँ। ई की डेफिनेशन ये है कि रुपीज अपॉन डॉलर। ठीक है, यानी ये फॉरेन कंट्री का एक्सचेंज रेट बता रहा है, यानी अगर कोई कहते हैं कि ई बढ़ रहा है तो इट मीन्स कि फॉरेन कंट्री अप्रिशिएट हो रही है। ठीक है, तो ये हमने इक्वेशन बनाई। अच्छा, अब ये इक्वेशन आपको देखें साहब, जो हमारा बात थी मॉनेटरी अप्रोच की, कि ये मॉनेटरी अप्रोच क्या थी, मनी सप्लाई मनी डिमांड वाली, जो कि हमें अभी तक नजर आ रही है। साथ ही साथ हम क्योंकि जानते हैं कि अगर हम ये कहें कि भाई लेट सपोज के भी कांस्टेंट है और आपका वाई भी कांस्टेंट है, तो अब क्या होगा, क्योंकि देखिए एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन तो हमें पता लग गया कि भाई हाँ इस तरीके से इन इक्वेशंस को होते हैं, मॉनेटरी अप्रोच के थ्रू हम इस ई को निकाल सकते हैं। तो अगर मुझे कोई कहे कि भाई ये दोनों कांस्टेंट है तो इट मीन्स ये रहेगा और ये रहेगा। तो अब अगर कोई मुझे कहे कि भाई मनी सप्लाई डोमेस्टिक वाली बढ़ गई, तो इट मीन्स क्या होगा, मनी सप्लाई अगर डोमेस्टिक वाली बढ़ गई तो ये रेशो जो है वो बढ़ जाएगा, होल्ड रेशो, क्योंकि मनी सप्लाई अगर न्यूमरेटर बढ़ जाता है और डिनोमिनेटर सेम रहता है तो होल्ड रेशो बढ़ जाता है। होल्ड रेशो बढ़ने का मकसद है कि ये रेशो बढ़ जाएगा, क्योंकि देखिए ये और ये बराबर हो जाएंगे, ये रेशो बढ़ जाएगा, और इस रेशो बढ़ने का मकसद क्या है कि ई बढ़ जाएगा। या अगर हम इसको ओमिट भी कर दें तो डायरेक्टली अगर डोमेस्टिक मनी सप्लाई बढ़ती है तो ई बढ़ जाएगा, इट मीन्स। और इसका जो मकसद और इसकी जो बात निकलती है वो निकलती है क्योंकि हम यहाँ जानते हैं कि एम एस इक्वल्स टू के पी वाई। अगर हम कहें कि वाई भी कांस्टेंट और के भी कांस्टेंट, तो अगर मनी सप्लाई 10% से बढ़ती है तो लाजमन इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए प्राइस 10% से बढ़ेगा। और यही हमने समझा हुआ है कि लाजमी बात है कि मनी सप्लाई जब बढ़ेगी और मनी डिमांड अगर फिक्स रहेगी तो क्या होगा, मनी डिमांड जब फिक्स रहेगी और मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो अल्टीमेटली लोग क्या करेंगे
लोगों के पास अब देखें, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ गई, ठीक है, सॉरी ये क्योंकि देखें मनी डिमांड की जो इक्वेशन है हमारी, अगर हम इसी हिसाब से चलते रहें तो हम अगर इस मनी डिमांड को लें तो मनी डिमांड अगर बढ़ रही है और मनी सप्लाई लेट सपोज कांस्टेंट रह रहा है, या आप इसको अपोजिट कर ले मनी सप्लाई के हिसाब से भी कर सकते हैं, तो इससे होगा क्या कि आपकी प्राइस जो है वो अल्टीमेटली बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जब मनी सप्लाई बढ़ जाएगी आपकी इकोनॉमी के अंदर और आप फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर हैं, चाहे इसको मनी डिमांड क्या मनी सप्लाई क्या, जब फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है तो इट मीन्स आप फर्दर तो और कोई प्रोड्यूस कर नहीं सकते। जब आप फर्दर कुछ प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते तो क्या होगा? अल्टीमेटली आपका रिजल्ट यही आएगा कि भाई आपको जो है वो प्राइस बढ़ानी पड़ जाएगी, क्योंकि जब आप कोई चीज़ प्रोड्यूस ज़्यादा कर ही नहीं सकते तो आप अपने इस मनी सप्लाई को बढ़ने के बाद जो मनी सप्लाई आपने बढ़ाई है तो ये मनी सप्लाई कहाँ यूज़ होगी? कोई और फर्दर कोई गुड्स है ही नहीं, तो अल्टीमेटली जो गुड्स है उनकी जो प्रेजिस्टिंग गुड्स हैं एग्जिस्टिंग गुड्स हैं उन्हीं में से किसी की प्राइस बढ़ जाएगी और मनी डिमांड और मनी सप्लाई इस तरीके से वापस से इक्वल हो जाएगी, क्योंकि जब प्राइस बढ़ेगी तो मनी डिमांड को भी बढ़ना पड़ेगा, और जब मनी डिमांड बढ़ेगी तो लाजमी सी बात है, कहते हैं कि मनी सप्लाई मनी डिमांड जो है वो कांस्टेंट वो बराबर हो जाएंगे और प्राइस जो है वो आपकी 10% से बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपका आउटपुट जो है वो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि वो फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है, और आपको जो जितना भी पैसा, क्योंकि जब आपके पास चीज़ ही नहीं बढ़ रही तो लाजमी सी बात है और मनी सप्लाई बढ़ गई, लोग लेना ज़्यादा चाह रहे हैं, पैसा ज़्यादा आ गया है, लेकिन लें क्या? जब लेंगे नहीं तो जब लोग ज़्यादा होंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? जब गुड्स की डिमांड मतलब गुड्स की प्रोडक्शन कम होगी तो आपका जो है वो जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी। तो इट मीन्स अगर 10% से मनी सप्लाई बढ़ती है, और इसी तरीके से इसको मैं मनी सप्लाई ही कर दूँ अगर, तो वापस से, क्योंकि मनी डिमांड के भी यही रिलेशनशिप बनता है, लेकिन मनी सप्लाई और मनी डिमांड दोनों बराबर है, तो मनी सप्लाई अगर बढ़ा दूँ तो प्राइस बढ़ गई और प्राइस 10% बढ़ गई, इट मीन्स क्योंकि आपके गुड्स महंगे हो गए, और इस मीन्स कि आपके यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ गई, क्योंकि गुड्स महंगे हो गए तो इन्फ्लेशन बढ़ गई ना। जब इन्फ्लेशन बढ़ गई तो हम ये जानते हैं कि हमने पूरा पिछली दफ़ा करा था ये सिनेरियो कि अगर आपकी इन्फ्लेशन बढ़ गई इट मीन्स ये ई जो है, जो इसकी ई की जो डेफिनेशन हमने बनाई थी, ई बढ़ जाएगा, और ई बढ़ने का मकसद है कि फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी और हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी, ठीक है। इसी के रिस्पेक्टिवली अगर हम ये देखेंगे फॉरेन कंट्री की मनी सप्लाई बढ़ गई तो लाजमन सी बात है फॉरेन कंट्री की मनी सप्लाई अगर बढ़ गई तो होल रेशो कम हो गया, और फॉरेन कंट्री की मनी सप्लाई बिल्कुल ऐसी ही रिएक्ट करेगी जैसे हमारे कर रही है, और उसका प्राइस बढ़ जाएगा उसी 10% से, अगर 10% से फॉरेन कंट्री की मनी सप्लाई बढ़ रही है, और जब ये 10% से बढ़ेगा इट मीन्स ये होल रेशो कम हो जाएगा और ई आपका कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी इन्फ्लेशन रेट में कोई चेंज नहीं आया, आपके प्राइस चेंज नहीं हुए, फॉरेन कंट्री के प्राइस इंक्रीज हो गया, यानी फॉरेन कंट्री की इन्फ्लेशन बढ़ गई, तो क्या हुआ कि माइनस की अमाउंट बढ़ गई तो ई जो है वो छोटा हो जाएगा मजीद, और ई छोटा होने का मकसद है कि आपकी करेंसी अप्रिशिएट हो गई और उनकी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। ये आपका इस तरीके से आपका मनी सप्लाई आपको बता रहा है कि किस तरीके से मनी सप्लाई के चेंज होने से लॉन्ग रन के अंदर आपके एक्सचेंज रेट के ऊपर फर्क पड़ता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप आउटपुट की बात भी कर लें, लेट सपोज के फुल एम्प्लॉयमेंट पर नहीं है और कहीं और है, और अगर उससे फिर जो है वो बढ़ा, मतलब अगर हम कहते हैं कि भाई ये भी कांस्टेंट है, सिर्फ आउटपुट की बात करते हैं, तो आउटपुट से क्या होगा? क्योंकि देखिए जब आउटपुट बढ़ जाएगा तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे पैसा, ठीक है। अच्छा, जब आपका आउटपुट बढ़ेगा ज़्यादा तो लोग जब डिमांड करेंगे, क्योंकि आउटपुट बढ़ गया इट मीन्स आपकी सप्लाई बढ़ गई, बट डिमांड पे चेंज नहीं आया। जब डिमांड वही है और सप्लाई बढ़ गई तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपको जो है वो गुड्स जब ज़्यादा हो गए इकोनॉमी में और आपकी जो गुड्स की डिमांड है वो उतनी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? अल्टीमेटली आप प्राइस गिराएंगे, तो इट मीन्स इसके बढ़ने की वजह से क्या होगा? ये होल रेशो गिर जाएगा, और इसके गिरने की वजह से क्या होगा? अगर आप देखें कि आउटपुट बढ़ गया तो आउटपुट अगर जब बढ़ता है तो प्राइस जो है, अगर एग्रीगेट सप्लाई बढ़ गई एक तरीके से, आउटपुट प्रोडक्शन बढ़ गई, जबकि डिमांड नहीं बढ़ी, और आप यानी आप समझ लें फुल एम्प्लॉयमेंट से भी आप आगे निकल गए, जबकि आप निकल नहीं सकते। लेकिन अगर हम थोड़ा सा चले, हम ऐसी बात करते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट से पीछे थे, अब आप थोड़ा और आगे बढ़े हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ आए हैं, और इसकी वजह से डिमांड लेकिन आपकी वही है, तो प्राइस आपके अल्टीमेटली लाजमी सी बात है, क्योंकि डिमांड कम है तो गिरेंगे तो क्या होगा? ये पी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसके डिक्रीज होने की वजह से होल रेशो डिक्रीज हो जाएगा और ई डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्राइस गिरेगा इट मीन्स आपकी इन्फ्लेशन कम हो गई, और आपकी इन्फ्लेशन का कम होने का मकसद ये है कि इस ई की वैल्यू भी कम हो गई, यानी आपकी कंट्री की करेंसी अप्रिशिएट और दूसरी कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फ्रॉम दिस क्लास, कि आज हमने जो चीज़ पढ़ी, हमने लॉन्ग रन को भी कंप्लीट करा अपने, कि एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन लॉन्ग रन में कैसे होती है। हमने शॉर्ट रन में एक चीज़ देखी, वो हमने देखी कि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की वजह से डिफरेंस आता है, कि जैसे ही शॉर्ट रन के अंदर अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होता है
और शॉर्ट रन में एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन ऐसे आती है कि जो बंदे हैं, जो इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर्स, वो अपने पोर्टफोलियो कभी फॉरेन कंट्री में ले जाते हैं, कभी डोमेस्टिक कंट्री में जाते हैं, बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट रेट एंड द एक्सचेंज रेट, जिसकी वजह से आपकी जो है वो एक्सचेंज रेट बड़ी जल्दी से फ्लक्चुएट होता है इंटरेस्ट रेट की वजह से ही यूजुअली। और इसी तरीके से जब हम लॉन्ग रन में आए तो हमने रिलेटिव पीवीपी का कॉन्सेप्ट देखा, जिसने हमें ये इक्वेशन समझाई ई वाली, आपकी इन्फ्लेशन रेट वाली। और अब जो हमने देखा वो हमने देखा कि किस तरीके से मॉनेटरी अप्रोच यानी क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी के थ्रू हम एक्सचेंज रेट को डिटरमिन करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा आपको ये सेगमेंट भी, और इंशाल्लाह हम इसके आगे फर्दर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू।